शेखर एक जीवनी एपिसोड 26 चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। एकांत शेखर के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब से उसे होश हुआ तब से वह प्रत्येक बात में अकेला ही रहने का अभ्यस्त था और यह भी कहा जा सकता है कि तब से वह अपने पर ही निर्भर करता आया। लेकिन मद्रास जैसे बड़े शहर में आकर उसे एकाएक लगा वह बहुत अकेला है। उसकी आयु तब कुल 15 वर्ष की थी और इन 15 वर्षों में वह कभी घर की छाया से बाहर नहीं निकला था। व्यक्ति का जो भीतरी हिस्सा है, जो आत्मा का क्षेत्र है, उसमें वह सदा अकेला रहा था। उसमें उसने किसी को नहीं आने दिया था या कम से कम उसमें कोई आया नहीं था और किसी पर निर्भर करने की आवश्यकता उसकी आत्मा के लिए नहीं जानी थी। लेकिन दूसरी ओर उसे कभी चिंता नहीं हुई थी कि वह खाएगा क्या, पहनेगा क्या, खर्च क्या करेगा और बचाएगा क्या। उसे ऐसी छोटी बातों पर चिंता करने का अवसर ही नहीं हुआ था। अपना काम चलाने की नौबत ही नहीं आई थी और कभी उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं हुए थे कि वह उनके खर्च पर किसी तरह का भी नियंत्रण करना जानता। उसे पैसे केवल 2 बार मिले थे। एक बार एक अठन्नी जिसे उसने खुशी खुशी 10 पैसे की एक सीटी के लिए दे डाला था और दूसरी बार जब उसके बड़े भाई ईश्वर ने सिगार पीने के लिए पैसे चुराए थे और चोरी पकड़ी जाने पर कुछ देर के लिए उसके पास जमा कर दिए थे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए वह लाहौर गया था अवश्य, लेकिन वहाँ मास्टर साथ था और फिर वहाँ वह मौसी विद्यावती के कारण यह जान ही नहीं पाया था कि वह घर से बाहर है। विद्यावती उसकी सगी मौसी नहीं थी, लेकिन किसी ने कब उसमें सगेपन की कमी का अनुभव किया था। उसमें एक क्षमता थी कि सभी उसे अपना सगा जानते थे और फिर माँ से अधिक शशि ने भी वहाँ रहना शेखर के लिए शुक्र बना रखा। वह शशि जो उससे छोटी थी और नहीं थी जो उसके साथ कभी खेलती नहीं थी, पर उसकी सखी बनती जा रही थी। रिक्शा में बैठकर कॉलेज की ओर बढ़ता हुआ शेखर यही सब सोच रहा था और उसका अंतःस्थल घबराहट से भर रहा था। कैसा होगा कॉलेज, कैसा होगा बोर्डिंग, कैसे लड़के, नौकर, रसोइया, खाने का ढंग, रहने का कमरा। और उस दिन मौसम भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था। वह भी मलिन था। जून का महीना था। आकाश में खूब बादल छाए थे। न बारिश थी न हवा। गर्मी बड़ी सख्त थी और शेखर पहाड़ पर से आ रहा था। कॉलेज में नाम लिखाकर, फीस चुकाकर, हॉस्टल में अपने कमरे में सामान रखकर शेखर बिस्तर बिना खोले ही उसे चारपाई पर डालकर धप से उठ बैठा। उस पर बैठ गया और छुटकारे की लंबी सांस लेते हुए बोला, हफ। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, रामा, एक और नया जानवर आ गया है। शेखर ने नहीं समझा कि इशारा उसी की ओर है। फिर भी उसने 2-3 जाने के आने की आहट सुनी और जैसे प्रतीक्षा में रहा। 3 लड़के उसके कमरे में आए। शेखर कुछ सशंक उनकी ओर देख ही रहा था कि प्रश्नों की बौछार हुई। आप कहाँ से आए? कौन से स्कूल से पास किया है? क्लास कौन सा है? आपका नाम? शेखर से यह प्रश्न एकाएक करके पूछे गए होते तब भी शायद वह उत्तर ना देता, क्योंकि एक तो उसे उनका लहजा नहीं अच्छा लगा, दूसरे इस प्रकार के प्रश्नों से वह कुछ सकुचाता भी था। वह कुछ नहीं बोला, उनकी ओर देखता रहा। आप बोलना नहीं जानते क्या?
अजी फर्स्ट ईयर में होंगे तभी तो नवाब तो नवाब है, तो नवाब तो नहीं है तो आदमी ही आखिर। वाह भाई, खूब पहचाना, आदमी। तब तो तुम्हें भी आदमी ही कहना पड़ेगा, क्यों ना? शेखर ने कहा, मैं थका हूँ, मुझे आराम करने दीजिए। आपके प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। अच्छा, यो बात है। चलो भाई, इन्हें आराम करने दो, थके हैं। हमारे प्रश्नों का उत्तर कल मिल ही जाएगा। तो हम क्या आपकी टांग पकड़े हैं? कीजिए आराम। भला यह भी कोई शराफत है? अरे भाई, नाम ही तो पूछा है, कोई खा तो नहीं जाएंगे? शेखर ने क्रुद्ध होकर कहा, निकल जाइए आप सब मेरे कमरे से। एक ने कहा, ओफो, लेकिन उसकी मुख मुद्रा की ओर देखकर तीनों बाहर चले गए। जो आलोचनाएं उनके मुंह पर आईं वे बाहर जाकर ही प्रकट हो सकी। शेखर उनको ना सुनने की चेष्टा करते हुए दीवार की ओर मुंह करके लेट गया, पर उनकी अनसुनी ना हो सकी। शेखर का मन बहुत उदास हो गया। वह अनजाने में इस स्वागत की तुलना उस स्वागत से करने लगा जो उसे लाहौर में प्राप्त हुआ था। शशि, बड़ी बड़ी भोली आंखें उसका, वह एक हाथ में दिया थामे, दोनों हाथ आधे जोड़कर प्रणाम करना, उसकी वह साग्रह अवज्ञा और कई बातें, उसे लगने लगा जैसे माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है, उसको निर्वासित किया है, क्योंकि वह उनके निकट अपराधी था, क्योंकि वह सदा से अवज्ञाशील था, क्योंकि वह अपनी माँ से इसलिए घृणा करता था कि वह उसका विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि पिता पर उसका स्नेह इसलिए टूट गया था कि पता नहीं क्या। उसकी आस्था रही किस पर थी? किसी पर भी तो नहीं। और जिन जिन को वह मान सकता था, जिन जिन का वह आदर कर सकता था, वे सब उसके सामने कितने घोर अपराधी हो गए थे उस समय, जबकि उसने वह पुस्तक पढ़कर जाना था कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, किस जघन्य पाप कर्म से उसके माता पिता, भाई बहन, वह भी, शशि और हाँ शारदा भी, सब उसी पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वह गलत है, घृणित है, पापमय है, पर तब स्त्रियां बनी क्यों, हैं क्यों? शेखर को लगा कि स्त्रियां जब हैं तब उन्हें स्वीकार तो करना ही होगा, लेकिन क्यों हैं वे? और उसे याद आया कि यद्यपि स्त्रियों के होने के कारण उसे इतना कष्ट हुआ है, फिर भी यदि स्त्रियां ना होती तो शायद वह जी नहीं सकता। क्या आवश्यक है कि स्त्रियों को एक ही दृष्टि से देखा जाए, एक ही प्रश्न उनसे पूछा जाए? उसने कहीं पढ़ा था कि डाकू जब किसी नए आदमी से मिलते हैं तब यही सोचते हैं कि यह हमारा मित्र है या शत्रु, हमारे पाप कर्म में सम्मिलित होगा या उसमें विघ्न डालेगा। क्या यह जरूरी है कि स्त्रियों की ओर उसी डाकू वृत्ति से देखा जाए, समझा जाए कि या तो वे एक पाप कर्म विशेष में पुरुषों की संगिनी है और या पुरुषों की शत्रु हैं, भयंकर हैं? पुरुष क्या स्त्रियों के संसार में स्त्रियों के बिना नहीं जी सकता? वह बहुत अकेला है। इतने बड़े मद्रास शहर में, इतने भीड़ भड़क्के में वह पहली बार बिल्कुल अकेला धंस आया है, और यहाँ सब और विरोध उपेक्षा ही है। यहाँ पुरुष हैं जो विरोधी हैं, और वह चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है। यह तो नहीं चाहता कि कोई स्त्री वहाँ उपस्थित हो, लेकिन चाहता है पता नहीं क्या। वह चिंतित से तंद्रा में ऊँघने लगा।
किसी खड़खड़ाहट का शब्द सुनकर वह चौंक कर उठ बैठा। द्वार पर एक युवक खड़ा था और भीतर आने की अनुमति पाने की प्रतीक्षा में था। उसके चेहरे पर एक विनयपूर्ण मुस्कुराहट थी। शेखर ने कहा, आइए, और इधर उधर देखने लगा कि उसे बैठने के लिए कौन सा स्थान इंगित करे। उसने पास आकर शेखर के ट्रंक पर बैठते हुए कहा, चिंता नहीं, मैं मज़े में हूँ। आपका नाम CH पंडित है? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, और कुछ कुतूहल से उस युवक का अवलोकन करने लगा। युवक का चेहरा सुंदर था, आंखें सुडौल और स्वच्छ नीली, प्रायः हंसती हुई, नाक सीधी और छोटी, होठ पतले, लंबे और चंचल, सिर पर लंबे लंबे घुंघराले बाल थे जिन्हें उसने ढंग से काढ़ रखा था। दाढ़ी मूछ उसके नहीं थी, अभी फूट भी नहीं रही थी। कद और गठन से वह भी 14-15 वर्ष के से अधिक नहीं जान पड़ता था। शेखर कुछ पूछने ही को था कि युवक ने कहा, मेरा नाम है कुमार। आपके नाम में CH से क्या अभिप्राय है? चंद्रशेखर। अच्छा, मेरे बड़े भाई का भी नाम यही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर में भर्ती होने आया हूँ। ओहो, तब तो हम साथी ही हैं। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। शेखर को कुछ और विस्मय हुआ यह देखकर कि इस लड़के में जरा भी संकोच या घबराहट नहीं प्रकट होती। यद्यपि वह भी अभी कॉलेज में आ रहा है। बोला, यह तो अच्छी बात हुई। उस लड़के ने पूछा, आपने सारा बोर्डिंग देख लिया? कुछ परिचय प्राप्त किया? नहीं तो मैं कुछ भी नहीं जानता और थका भी हूँ। अच्छा, तब रहने दीजिए। आप चाहें तो मैं आपको मिला लाऊं। मैं प्रायः सभी को जानता हूँ। शेखर ने चाहा पूछे कैसे, पर चुप हो रहा। फिर उसे विचार आया, बिना इसकी सहायता के मुझे शायद बहुत कठिनाई होगी। फिर यह भी कि मुझे कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। बोला, अगर आप कुछ ठहर कर चलें तो मैं चलूँगा। आपको कष्ट तो होगा। मुझे स्वयं आपसे ही बात करने का अधिक मोह है, इसलिए कहता हूँ कि औरों से ठहर कर मिल लेंगे। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूँ मिस्टर कुमार। नहीं नहीं, सो क्या? और आप मिस्टर कुमार क्यों कहते हैं? सहपाठियों में भी मिस्टर का बंधन नहीं लगा, तब तो मुश्किल है। केवल कुमार कहिए ना, सभी कहते हैं। शेखर ने कहा, अच्छा तो कुमार। फिर कुछ रुक कर बोला, आप पहले व्यक्ति हैं यहाँ जिसने मुझे शिष्टता का बर्ताव किया है, मुझसे शिष्टता का बर्ताव किया है। कुमार हंस दिया। शेखर का मन इस युवक के प्रति कृतज्ञता से भरता गया। एकाएक उसे लगा कि मद्रास में यदि यह ना होता तो शायद उसे कॉलेज छोड़कर भागना पड़ता। कुमार ने उससे बातें करने के सिवाय कुछ नहीं किया था। फिर भी जिस अवस्था में शेखर था उसमें उसे लगा कि उन बातों पर ही उसका सुख और जीवन निर्भर कर रहा था, और वही कुमार ने उसे दिए। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि वह कुमार से अपने घर की बातें, अपनी घर की पढ़ाई, अपना अकेलापन, अपनी विवशता सब कुछ कह रहा था। उसके विश्वासी हृदय ने कुमार को अपना भाई मान लिया था, वही अकल्पनीय भाई जो उसे घर में नहीं मिला था और जिसका स्थान बहनें किसी प्रकार भी नहीं भर सकती थीं। कुमार ने शेखर का परिचय सबसे करा दिया, उसे साथ ले जाकर भोजन भी कराया और फिर कमरे में लाकर जाते हुए यह वायदा ले गया कि जब भी किसी बात में शेखर को कुछ पूछने जानने की ज़रूरत होगी वह उसे बुलाएगा। शेखर ने वायदा करते पूछा, आप जान पड़ता है यहाँ पहले भी रहते रहे हैं? हाँ, मैं पिछले साल भी यहीं था।
फिर कुछ झेंप सा कर, मेरा यह फर्स्ट ईयर में दूसरा साल है। अच्छा, आपकी आयु तो बड़ी थोड़ी लगती है। मैं 16 वर्ष का हूँ, मैं 15 का, लेकिन मैं आपसे बड़ा लगता हूँ। और कुछ हंसकर, और मन भी नहीं मानता कि छोटा हूँ। अच्छी बात है, आज से आप मेरे बड़े भाई रहे। क्यों मंजूर? कृतज्ञ शेखर कुछ बोल नहीं सका। उसने कुमार का हाथ पकड़कर धीरे से दबा दिया। कुमार चला गया। शेखर किवाड़ बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, इस अकारण वरदान के लिए वह किसके प्रति कृतज्ञ हो कि इतने बड़े मद्रास में पहले ही दिन बिना खोजे ही उसने अपना सखा पा लिया। किस अज्ञात शक्ति के प्रति? शेखर सिनेमा चलोगे? शेखर सिनेमा चलोगे? शेखर ने कुछ विरक्त स्वर में कहा। क्या रोज़ रोज़ सिनेमा देखा करें? अभी परसों तो गए थे, कुमार ने कहा। बात तो तुम्हारी ठीक है, और मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि बहुत बार जा सकूं। पर आज का फिल्म बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि शेखर को साथ लेकर, कहकर उसने एक लंबी सांस ली। उस सांस के पीछे जो निराशा का भाव था वह शेखर के दिल में चुभ गया। उसे याद आया, कुमार ने एक दिन बताया था कि उसके माता पिता निर्धन हैं और वह मुश्किल से पढ़ाई का खर्च भर उनसे पाता है। पिछले वर्ष उसने तनिक भी मनोरंजन नहीं किया, यहाँ तक कि चिंताओं के कारण ही उसकी पढ़ाई नहीं हुई है और वह फेल हो गया। उसी दिन से शेखर ने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि जहाँ तक हो सकेगा वह कुमार को प्रसन्न रखेगा और उसे कम से कम आर्थिक कष्ट कोई नहीं होने देगा। आज एकाएक उस बात का ध्यान आ जाने से उसका हृदय पिघल गया। उसे लगा कि अपने सुख के लिए किसी पर निर्भर करना ही इतनी दयनीय अवस्था है कि बाहरी चोट के द्वारा उसकी याद दिलाना एक बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। उसने जल्दी से कहा, तब अवश्य चलो कुमार, और यह बात मेरे आगे मत कहा करो कि कुछ रुक कर, मुझे बहुत दुख होता है। कुमार ने कहा, जो सच्ची बात है उसे कहने में क्या हर्ज, लेकिन तुम मना करते हो तो नहीं कहता। दोनों बाहर चल दिए। महीना भर हो चला। एक दिन शेखर ने कुमार के कमरे में जाकर कहा, कुमार, आज समुद्र पर चलें। सिनेमा थिएटर रोज़ देख देख कर मैं भी उकता गया। कुमार ने कहा, अच्छा चलो। ट्राम में बैठकर दोनों चल पड़े। पहुंचकर वे पैदल चलने लगे। बस्ती से निकलकर वे एक निर्जन सी सड़क पर आ गए। संध्या होने लगी थी। पथ पर दोनों ओर लगे हुए वृक्षों की लंबी लंबी छायाएं पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि धूल के कारण असमतल उस पृथ्वी की कंचन मेखला पर चित्रकारी की हुई थी। भूमि की ओर देखता हुआ, एक हाथ में कुमार का हाथ थामे हुए, जाने क्या कुछ सोचता हुआ शेखर चुपचाप चला जा रहा था। कुमार बोलने की इच्छा से बार बार उसकी ओर देखता था, लेकिन उसकी मुद्रा देखकर चुप हो जाता था। जब समुद्र का गंभीर नाद उन्हें सुन पड़ने लगा, तब संध्या हो चुकी थी और आकाश में लालिमा अधिक घनी होकर ज्योतिहीन होने लगी थी। वे कुछ जल्दी चलने के लगे और थोड़ी देर में तट पर पहुंचकर एक चट्टान की आड़ में समतल रेत पर बैठकर लहरों की ओर देखने लगे। देखते देखते आकाश में संध्या का अंतिम प्रकाश भी बुझ गया। शांति थी, हवा नहीं चल रही थी, लोग भी धीरे धीरे चले गए थे। तट का वह अंश बस्ती से काफ़ी दूर था। अंधकार में समुद्र की ओर देखता हुआ शेखर सोच रहा था कि वह वहाँ पर कुमार के साथ बिल्कुल अकेला है, और जैसे समुद्र का गंभीर चिरंतन गर्जन उन्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि पवन के निश्चल होने पर भी समुद्र में एक गहरा असंतोष था। फेनिल लहरें दूर से भागी हुई नहीं आ रही थी, लेकिन दूर फेन ही फेन हलचल थी और
लेकिन दूर फेनहीन हलचल थी और तट के पास पास निरंतर फेन का जैसे कटाह उबल रहा था, फुफकार रहा था, बढ़ रहा था और जाने कहाँ से वह विशाल गंभीर घोष सा हो रहा था, लहरों के स्वर से अधिक भारी धीर। उस दिन पूर्णिमा थी और समुद्र के पार पूर्व में चंद्रोदय होने वाला था। उसकी अगवानी करने को एक अकेला बादल चारों ओर एक चांदी की झालर से विभूषित क्षितिज पर खड़ा था और उसके पीछे से शीघ्र प्रकट होने वाली किसी अभूतपूर्व सौंदर्य राशि की आभा आगे फूट पड़ती थी। शेखर स्वयं चुप था, कुमार उसके कारण चुप थे। शेखर धीरे धीरे कुमार के लंबे बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें उलझा रहा था और उसे लग रहा था कि कुमार के बाल एक सिहरन से द्वार उसके संस्पर्श की प्रतिदान दे रहे हैं। वैसे ही जैसे कुत्ते कभी कभी अपने स्वामी के स्नेहपूर्ण स्पर्श की कृतज्ञता जताया करते हैं। शेखर बोला तो कुमार जैसे चौंक उठा। देखो कुमार, ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया में तीसरा कोई नहीं है। कुमार ने उत्तर नहीं दिया। शेखर ने मुट्ठी में उसके बाल धरते हुए एक हल्का सा झटका देकर कहा, क्यों बोलते क्यों नहीं? यद्यपि उसे यह नहीं लगा कि कुमार के कुछ कहने की ज़रूरत है। शेखर ने फिर कहा, यह है भी ठीक, हर एक की दुनिया उतनी ही होती जितनी कि वह जानता है, क्योंकि अपनी अनुभूति के बाहर जो है उसे हमें कैसे जानने की वह है भी। मुझे पता है कि मैं पीछे बहुत से दुनियाएं छोड़ आया हूँ और यह भी है ही कि आगे भी बहुत से दुनियाएं होंगी, लेकिन एक को मैं अभी जानता नहीं और दूसरी इस क्षण में मुझे मिथ्या लगती है, मेरे अनुभव में नहीं आती। इस समय मेरी दुनिया की सीमाएं हैं, पीछे यह चट्टान, सामने वह बादल और उसके पीछे उदय होने वाला चाँद, इधर मैं और उधर तुम। वह चुप हो गया। कुमार अब भी कुछ नहीं बोला। शेखर ने अपना हाथ उसके बालों में से निकालकर भूमि पर टेक दिया और ध्यानस्थ सा हो गया। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, कुमार, आज कुछ भी सच्चा नहीं लगता, सभी स्वप्न हैं, लेकिन जिस स्वप्न का मैं इस समय एक अंग हूँ वह कितना मधुर लग रहा है। बताओ, तुम मुझे अपने से बड़े क्यों नहीं लगते? मुझे क्यों लगता है कि तुम छोटे हो और मैं जैसे तुम्हारे संरक्षक, तुम्हारा गार्जियन, एंजल, दैवी रचक हूँ और तुम मुझ पर निर्भर करते हो। कुमार ने जल्दी से कहा, ठीक तो है, मैं तुम्ही पर तो निर्भर करता हूँ। शेखर के विचार तरंग के अनुकूल ही था यह उत्तर, लेकिन यह उसे बुरा सा लगा, जैसे उसमें कुछ जल्दी थी, कुछ अकुलाहट, कुछ बनियापन, जैसे वह उसे विराट स्वप्न के संसार में से क्षुद्र अथार्थता में खींच ला रहा था। वह बोला, कुमार, तुमने मालूम होता है मेरी कोई बात नहीं सुनी। कुमार ने चौंक कर कहा, सो तुमने कैसे जाना? नहीं सुनी होती तो जवाब ऐसे ही दे देता। शेखर ने और गंभीर होकर कहा, सच सच बताओ, तुम अभी क्या सोच रहे थे? बताऊं? नाराज़ तो नहीं होगे? मैं तुमसे नाराज़? कुमार ने कुछ हिचकते हुए कहा, बात यह है कि मेरी माँ थी बहुत बीमार और उनके इलाज में पिता ने अपनी सारी तनख्वाह खर्च कर डाली, शायद कुछ कर्ज भी लिया। इस महीने मुझे कुछ भी नहीं भेजा। उन्होंने
शायद अगले महीने में भी नहीं भेजेंगे। मैं फीस नहीं दे पाया, इसलिए शायद कॉलेज से मुझे अब तक क्यों नहीं बताया। कुछ और हिचक से, मैं हर एक बात में तुम्हारी ही तो सहायता मांगता हूँ, और मेरा है कौन यहाँ। लेकिन मुझे यह भी विचार रहता है कि कहाँ तक। शेखर ने कुछ रुष्ट होकर कहा, मुझे तुमने कोई और समझा। फिर कितना रुपया चाहिए तुम्हें? कुमार ने कुछ अटकते हुए कहा, ठीक पता नहीं, शायद 50 में, या शायद कुछ यही 50-60, 100 रुपये काफ़ी होंगे। कुछ संकोच से, 100 का मैं क्या। अच्छा बस, अब छोड़ो इस बात को, कल सब ठीक हो जाएगा। खबरदार अब ऐसी बात सोची तो। शेखर, मैं तुम्हारा। इस वाक्य के अगले शब्द जानकर शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, बस चुप, अब मैं जो कह दिया कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी अब। दोनों फिर चुप हो गए। धीरे धीरे चांद निकल आया। शेखर ने देखा, चांद के बाहर आते ही वह बादल का टुकड़ा जो अभी तक एक चांदी की झालर से सजा हुआ था, काला पड़ गया, और चांद के प्रकाश में आसपास तट की रेत की विचलन में काले धब्बों से पत्थर बिखरे हुए दिखने लगे थे। उसने कुमार की ओर देखा, वह चांद की ओर देख रहा था। शेखर ने एकाएक कहकर वह स्वयं विस्मित सा हो गया कि उसने क्या कहा है। इतना कम समय लगा था विचार के शब्दबद्ध और प्रकट होने में। कुमार, यदि मेरे अतिरिक्त तुम और किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। कुमार ने कुछ भीत से स्वर में कहा, तुम क्या कह रहे हो शेखर? शेखर ने कुमार को अपनी ओर खींचकर उसका मुंह चूम लिया, लेकिन साथ ही उसके मन में एक शंका हुई। स्वर में अब भय क्यों? और उसे यह भी लगा कि जो कुछ उसकी ओर से है, दूसरी ओर से वह नहीं है जैसे झील में उसका प्रतिबिंब मात्र। उसमें कंपन है, लेकिन कंपन जीवन का नहीं, मात्रा का। पर उसने इन दोनों संदेहों को तत्काल दबा दिया। कुमार ने कहा, चलो अब चलें, देर बहुत हो गई। शेखर ने यत्न से समुद्र की ओर से आंख हटाते हुए कहा, चलो। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो उसने कहा था, जिस दबाव के कारण कहा था, उसका ध्यान करके उसे लगा कि वह कुमार के बात का खंडन नहीं कर सकता। वे दोनों हॉस्टल लौट आए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शेखर ने 100 रुपये कुमार को दे दिए। कुछ दिन बाद 20 और दिए। इनमें 50 रुपये उसे जमा रखने के लिए दिए गए थे, कभी ज़रूरत पड़ जाने पर उपयोग के लिए। बाकी उसका अपना महीने का खर्च था। रुपया इस प्रकार देकर उसने घर से और रुपये मांगने के लिए पत्र लिख दिया। 2 दिन में पत्र का उत्तर आ गया। रुपये नहीं आए। पिता ने लिखा था कि शेखर रुपया बर्बाद कर रहा है। रुपया ज़रूरी खर्च के लिए है, मित्रों को लुटाने के लिए नहीं। और ऐसी ही कई एक बातें, और यह भी कि वह दोबारा सोचकर लिखे कि कितना रुपया उसे चाहिए, वे भेज देंगे। शेखर ने ऐसा अभिमान से भरकर लिख दिया कि वह जो कुछ लिखता है सोच कर लिखता है। उसे इतने रुपये चाहिए, दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि भेजने हों तो भेज दें, नहीं तो ना भेजें। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया था और पैसे भी नहीं आए थे। शेखर ने कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया था। कुमार ने आकर कहा, चलो आज सर्कस चले। शेखर ने कहा,
आज तो जाने की बिल्कुल तबीयत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आजकल तुम बाहर ही नहीं निकलते, बात क्या है? कुछ नहीं, यूँ ही तबीयत नहीं होती। आज तो चले चलो, तबीयत यूँ तो यहीं बैठे बैठे ख़राब होती है। अब तो सिनेमा गए भी 10-15 दिन हो गए हैं। शेखर ने मुंह फेर कर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और शीघ्र आ जाएंगे इसकी कोई संभावना भी नहीं दिखती। कुमार ने थोड़ी देर रुक कर पूछा, क्या बात हुई? पिता ने लिखा था मैं बहुत फिजूल खर्च कर रहा हूँ, वे उतने रुपए नहीं भेज सकते। मैंने लिख दिया कि अगर आप उतने नहीं भेज सकते तो बिल्कुल मत भेजिए। बस। थोड़ी देर फिर दोनों चुपचाप रहे। फिर कुमार ने उठकर कहा, मैं जाता हूँ, मुझे ज़रा बैठो ना, मेरा जी नहीं लगता। आज शाम यहीं बैठकर बातें करेंगे या चलो समुद्र पर। नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अच्छा ही हुआ सर्कस नहीं गए, नहीं तो कहकर जल्दी से वह बाहर चला गया। शेखर कमरे में लेटा हुआ छत की ओर देखने लगा। क्यों है गरीबी, क्यों है धन, क्यों ऐसा है कि एक आदमी मनोरंजन की इच्छा रहने पर सिनेमा सर्कस नहीं जा सकता, और क्यों एक दूसरा आदमी उसका जाना संभव बनाने की सामर्थ्य रखते हुए उसे जाने से रोक देता है। लेकिन मनोरंजन क्या सिनेमा थिएटर में ही है? बिना वहाँ जाए क्या व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता? पहले भी तो ऐसे दिन थे जब वह सिनेमा नहीं जाता था, तब क्या उसका मनोरंजन नहीं हुआ? जब वह परीक्षा देने लाहौर गया था, तब भी पढ़ते पढ़ते उकता कर वह मनोरंजन चाहता था। तब तो उसके लिए इतने ही पर्याप्त होता था कि शशि बिना कुछ बोले ही उसके पास से हो जाया करे और वह उसे बहन जी कहकर चिढ़ा लिया करे, या इतना भी नहीं, वह दूर से ही उसकी हंसी सुन लिया करे। अब क्यों नहीं वह ऐसा कर सकता? कुमार वहाँ होता तब शायद वह ये सब बातें नहीं सोचता। कुमार की निकटता, कुमार की बातचीत, कुमार की हंसी उसके लिए पर्याप्त होती, पर कुमार के लिए, पर शशि के लिए क्या है यह प्यार की आकस्मिक घटना जो आदमी को इस प्रकार दूसरे का आश्रित बना देती है, पर साथ ही शक्ति भी देती है, आश्रयदाता भी बनती है। और क्या है वह प्यार से भी बढ़कर आकस्मिक घटना, प्यार से भी बढ़कर शक्ति जो प्यार को संभव बनाती है, जो परिस्थिति उत्पन्न करती है जिसमें प्यार हो सके, जिसमें दो आत्माएं मिल सकें। लेकिन क्या वह और कुमार एक हैं? क्या उस एकत्व में बहुत नीचे कहीं एक खोखलापन नहीं है? क्या वे एक ही वस्तु चाहते हैं, एक ही तरह चाहते हैं? क्या, लेकिन क्या ज़रूरी है कि प्यार के लिए कोई दो परस्पर एक दूसरे के हाथ बिके, एक दूसरे के गुलाम बने? क्या दास्ता के बिना प्यार नहीं है? यदि है तब फिर यह सीमा भी क्यों हो कि प्यार दो इकाइयों के बीच हो? क्यों यह ज़रूरी है कि किसी को ही प्यार किया जाए? क्या प्यार की भावना किसी स्थूल एकाकी विषय से अलग नहीं की जा सकती? क्या ज़रूरी है कि मैं प्यार करता हूँ इस वाक्य का अनिवार्य अनुवर्ती हो, या प्रश्न की किसी प्यार और वह कौन भी एक ही हो? क्या सारी मानवता को ही प्यार नहीं किया जा सकता? क्या प्यार को ही प्यार नहीं किया जा सकता? वह सदा अपने ही भीतर घुलता रहा है, अपने से बाहर आने की, जीवन को अपनाने की, संसार को अपना बनाने की चेष्टा छोड़कर अपने को संसार का बनाने की चेष्टा उसने कभी नहीं की, और प्यार का मांगता ही रहा। प्यार देना उसने जाना ही नहीं। लेकिन यह जो इस क्षण उसकी परिस्थिति है, या उसका दोष है, या कुमार का, या और किसी का, या जो सूनापन उसे इस समय लग रहा है, यह
वह क्या उसकी प्यार करने की अयोग्यता से है या प्यार पाने की असमर्थता से? कविता की एक पंक्ति शेखर के मस्तिष्क में नाच गई। वह उठा और उसे लिखने लगा। हो तू मानव, वो आकारहीन घनीभूत भावना मात्र जिसका मैं एक अंग हूँ। मैं अपने को, अपने प्रियों को भूल कर तेरा ही होना चाहता हूँ। तुझे प्यार करता हूँ, तुझे प्यार करने की अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य को प्यार करता हूँ। ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे ही प्यार करूँ और तेरे प्यार को सह सकूँ। रात को शेखर भोजन के लिए उतरा तो उसने हॉस्टल के चपरासी से पूछा, कुमारप्पा नहीं आए अभी? वे तो सर्कस देखने गए हुए हैं। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। शेखर बिना भोजन किए ही ऊपर लौट गया और कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर दौड़ती हुई अनेक ट्राम गाड़ियों को देखते हुए, उनकी घरघराहट, मोटरों के हॉर्न, रिक्शा वालों की पुकारें सुनते हुए, लेकिन अपने को कुछ भी देखने, सुनने, समझने में असमर्थ पाते हुए अर्थहीन प्रलाप की तरह अपनी लिखी हुई एक पंक्ति दोहराने लगा, ओ तू मुझे शक्ति दे कि तुझे ही प्यार करूं और तेरे प्यार को सह सकूं। शेखर 2 दिन कॉलेज नहीं गया। कमरे में इस प्रतीक्षा में बैठा रहा कि कुमार उसके पास आवे, क्षमा मांगे या कुछ सफाई दे, पर कुमार नहीं आया। तीसरे दिन बहुत उकताकर शेखर शाम को बाहर निकला। उसने निश्चय किया कि समुद्र पर जाकर बैठेगा और अपने उलझे हुए मस्तिष्क को साफ करेगा। कुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं आया, ना उसके कमरे में प्रवेश करके उसे देखने की इच्छा उसे हुई। उतरते हुए उसने एक कमरे से 2-3 कंठों की हंसी सुनी और उसमें कुमार का भी स्वर सुनकर ठिठक गया। एक स्वर, आजकल शेखर बाहर नहीं निकलता, क्या बात है? अरे तुमने नहीं सुना, उसके पिता ने उसका खर्च बंद कर दिया है, कुमार कहता है। तब तो ठीक ही बात होगी। और एक हंसी का ठहाका। तभी आजकल कृष्णमूर्ति के गहरे हैं, क्यों कुमार? फिर एक ठहाका। तब कुमार का स्वर, अरे यार छोड़ो भी इन बेवकूफ़ों की बातों को, शेखर तो बुद्धू है। शेखर धीरे धीरे रेलिंग के सहारे नीचे उतर गया। नीचे जाकर उसने एक पर्चा लिखा और चपरासी को देकर कहा, यह कुमारप्पा को दे आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। पर्चे पर लिखा था, हाँ मैं बुद्धू और बेवकूफ़ हूँ, लेकिन किस दिन मैं बेवकूफ़ बना जानते हो? मैंने समुद्र तट पर कहा था, कुमार यदि तुम और किसी के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसी समय अपने ही वाक्य को ना समझने की बेवकूफ़ी की थी मैंने। कीड़े किसके हैं? क्षण ही भर में कुमार ने आकर कहा, इसके क्या अर्थ हैं शेखर? अर्थ क्या काफ़ी साफ नहीं लिखा है मैंने? मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। इसी बूते पर तुमने मेरा इतना अपमान किया है ना? अगर मैं, शेखर ने धधक कर कहा, कर्जदार, लेकिन फौरन ही शांत होकर बोला, ठीक है, तुम्हारी पैसों के मोल बिकी आत्मा अगर उससे बड़ी बात नहीं सोच सकती तो उसका दोष नहीं है। वह घूम कर लंबे लंबे डग भरता हुआ समुद्र तट की ओर चल पड़ा। अंधेरा था, बादल छाए थे, तट सूना निर्जन था, पवन बिल्कुल शांत था और समुद्र भी असाधारण शांत था। शांत और प्रायः मुख, यद्यपि ऐसा जान पड़ रहा था कि उसके भीतर कहीं प्रकाश जल रहा है या अवगुंठित बिजलियाँ नाच रही हैं। विस्फोट की तैयारी थी वह।
और शेखर को लगा यदि समुद्र की दशा ठीक वैसी ना होती तो वह क्षण भर भी उसके किनारे ना ठहर सकता। तब शेखर उस तंद्रा से जागा। तब वह सुनने लगा कि हॉस्टल में उसको लेकर अनेक प्रकार की बातें चल रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। एक ब्राह्मण है, उसका नाम भी चंद्रशेखर पंडित है, लेकिन उसकी चुटिया कहाँ है, जनेऊ कहाँ है, वह अपना पूजा पाठ कब और कहाँ करता है। उसने ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार द्विजत्व पाया होगा, लेकिन उसने अपने आचार से उसे खो दिया है। वह भ्रष्ट है। जिस बोर्डिंग में शेखर था वह ब्राह्मणों के लिए था, इसीलिए पिता की आज्ञा अनुसार शेखर वहाँ जाकर आकर रहा था। अब तक उसके ब्राह्मणत्व के विषय में किसी को आपत्ति भी नहीं हुई थी। अन्य छात्र ब्राह्मणत्व के और संस्कारों का पालन तो करते थे, लेकिन भीतर उनका आदर उतना गहरा नहीं था। उनका भोजनागार सब ओर से घिरा हुआ था, ताकि किसी आते जाते व्यक्ति के कारण उसके भोजन में दृष्टि दोष न हो जाए, वह छोटी जाति द्वारा देखा जाकर भ्रष्ट न हो जाए। कभी ऐसा हो जाता तो वह भोजन उतना ही अखाद्य हो जाता जैसे किसी कुत्ते ने उसे जूठा कर दिया। यद्यपि कुत्ते कई बार भोजनागार में घुस आते थे और उन्हें फिस करके भगा देना ही पर्याप्त होता था। शेखर को जानते देर नहीं लगी कि शंकाओं का अंकुर कहाँ है, लेकिन कुमार से बात करने की या उसका मुख देखने की भी उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं हुई। वह देखने लगा कि सभी छात्र उसकी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे वह कोई विदेशी जंतु है, और उसे लगता मन ही मन में सोच रहे हैं कि अगले जन्म में शेखर क्या होगा, कुत्ता या कौवा या कीड़ा, और जैसे उसके भाग्य पर दया से भर रहे हैं। तब वह उस दया का ध्यान करके जल उठता और सोचता, मैं नरक में जाऊं तो इनका क्या। पर उनकी दया इतनी नहीं थी कि उसके नरकवास की कल्पना से द्रवित होकर अपना परलोक भूल जाए। उन्होंने निश्चय किया कि वे शेखर के साथ भोजन नहीं करेंगे, और शेखर को एक दिन मालूम हुआ कि सब छात्रों की ओर से पास एक अर्जी दी गई है कि उसका अलग प्रबंध किया जाए, नहीं तो वे हॉस्टल छोड़ने को बाध्य होंगे। उन्होंने रसोइयों को भी कह दिया कि जब तक उसका निर्णय नहीं होता तब तक शेखर आसन औरों से कुछ हटाकर लगाया जाए। शेखर को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन रसोइये को वह झगड़े में घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए वह निर्णय होने तक एक होटल में जाकर भोजन करने लगा। निर्णय हो गया। प्रिंसिपल ने निश्चय किया कि हॉस्टल ब्राह्मणों के लिए है और ब्राह्मणत्व का निर्णय केवल कल से ही हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों का निर्णय केवल कुल से ही हो सकता है, क्योंकि आचार ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के हैं। शेखर जन्मतः ब्राह्मण है, इसलिए वहीं रहेगा और वहीं भोजन करेगा। उसे हटने को नहीं बाध्य किया जा सकता। शेखर की जीत हुई। लड़कों को भी अधिक लड़ाई झगड़ा करने में लाभ नहीं जान पड़ा। बात यहाँ समाप्त हो गई। यद्यपि लड़कों ने कभी शेखर को उसकी विजय के लिए क्षमा नहीं किया और उस पर यह जताने का कोई अवसर नहीं खोया कि प्रिंसिपल चाहे कुछ कहे, वे उसे ब्राह्मण नहीं समझते। जीत कर शेखर को कोई उल्लास नहीं हुआ, यह सोचकर भी नहीं कि उसने कुमार पर विजय पाई है। उस पर विजय पाने का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। उसने कॉलेज से सप्ताह भर की छुट्टी ली और सैर करने के लिए मालाबार की ओर चल दिया। पैसे उसके पास थे, क्योंकि कुमार से झगड़ा होने के बाद उसने पिता से क्षमा मांग ली थी। मालाबार बहुत सुंदर प्रदेश है, लेकिन शेखर वहाँ सौंदर्य देखने नहीं गया।
कॉलेज में ही मालाबार में छुआछूत संबंधी जो कहानियाँ उसके लिए वे बातें इतनी असंभव थी कि वह उन्हें कहानियों से अधिक कुछ नहीं समझ पाता था। उसने नहीं सुनी थी उन्हें के कारण वह उधर आकृष्ट हुआ था। वहाँ के अछूत पंचम किसी कुलीन ब्राह्मण के पास एक खास दायरे के भीतर नहीं आ सकते। कुछ गज दूर रहना होता है। ब्राह्मणों के लिए अलग सड़कें हैं जिन पर पंचम नहीं चल सकते। पंचमों को नदियों नाव में बैठकर या किसी प्रकार पार करनी होती है, क्योंकि पुल ऊंची जातियों के लिए सुरक्षित होते हैं। ब्राह्मणों के पास में अक्षुत भूमि नहीं ले सकते, और कभी ब्राह्मण और पंचम का सामना हो ही जाए तो पंचम को अपना पंचमत्व घोषित करना पड़ता है कि अनजाने में उसकी छाया ब्राह्मण पर ना पड़ जाए। यह सब उसने सुना था, लेकिन सुनकर विश्वास नहीं कर सका था। अब कॉलेज में छुआछूत के प्रश्न पर ही उसका झगड़ा हुआ और उसकी जीत हो गई। तब वह मालाबार की दशा देखने के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने आर्य समाज मिशन के भवन में अपना सामान रखा। कुछ देर वह प्रतीक्षा में रहा कि मिशन के कई कार्यकर्ता मिले तो उनसे बातचीत करे, लेकिन वे सभी बाहर गए हुए थे। अंत में यह देखकर कि दिन भर की होती हुई बारिश कुछ थम गई है, उसने झट से कपड़े बदले, साधारण मद्रासी पोशाक पहनी और नंगी पैर घूमने चल पड़ा। शाम हो चली। शेखर भटकता हुआ एक सूनी सी सड़क पर निकल गया था और सोच रहा था कि किधर से लौटने में सुविधा होगी। सड़कों पर प्रायः कीचड़ था। कहीं कहीं वे पूर्णतः पानी से ढकी हुई थी और कहीं धान के खेतों में जाते हुए कोई सड़क उनकी मेड़ से बढ़कर फैले हुए पानी में खो जाती थी। शेखर सिर झुकाए कुछ सोचता हुआ चला जा रहा था। संध्या थी। पानी में आकाश के रंग कुछ धुंधले होकर चमक रहे थे। पेड़ों की हरियाली पर एक तमन्ना सी छा चली थी और धनखेतों पर भी एक मधुर सी उदासी धीरे धीरे ओस की तरह घनीभूत हो रही थी। सन्नाटा था। पक्षी पुकार रहे थे। मेढक अपने कर्कश फटे हुए स्वर से अनवरत तर्रा रहे थे। नीरवता नहीं थी, फिर भी बड़ा गहरा सन्नाटा था। शेखर कीच भरी सड़क से हटकर एक पथ पर हो लिया। यह कुछ सूखा था, इसलिए शेखर के पैर अपने आप ही उधर मुड़ गए। यद्यपि यह उसे ठीक निश्चय नहीं था कि डेरे पर लौटने का वही छोटा रास्ता है। पथ के दोनों ओर पानी बहा जा रहा था। एक कराहने की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा और वह रुककर सुनने लगा कि वह स्वर कहाँ से आया था। क्षण ही भर बाद वह फिर आया और शेखर ने पथ के एक ओर बहती हुई नाली पर छाई हुई एक झाड़ी के पास आकर देखा। मैली लाल धोती से आधा आवृत रक्त और मांस का एक लोंदा पड़ा है, जो कभी एक स्त्री रहा होगा, और उस लोंदे में प्राण है और पीड़ा की अनुभूति है। एक ही क्षण के लिए, लेकिन बहुत से कारणों से उसमें उस लोंदे का स्त्री होना भी एक था। शेखर हिचकिचाया, फिर किसी तरह उस शरीर को अपने पीठ पर लादा और लौटकर सड़क सड़क होता हुआ मिशन भवन तक ले गया। वहाँ उसकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन भोर होते होते वह मर गई। मिशन वालों ने उसे जलाने का प्रबंध किया। वह अछूत थी। पुलिस को सूचित किया गया था, लेकिन शेखर रुका नहीं। उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और फौरन मद्रास लौट पड़ा। वहाँ क्षण भर भी और ठहरना उसे असंभव जान पड़ने लगा। ट्रेन में उसने अखबार में पढ़ा कि लाश की जांच के बाद यह घोषणा की गई थी कि मृत्यु किसी भोतर औजार की चोटों से हुई है। हत्या के कारण का पता नहीं लग सका है, लेकिन साथ ही यह भी समाचार था कि शरीर एक
सड़क पर पाया गया था और स्त्री अछूत थी। शेखर को याद आया कि किस प्रकार उस स्त्री के रक्त और कीच से उसका शरीर, उसके वस्त्र सन गए थे और एक कंपकपी उसके अंगों में दौड़ गई। वह थी अछूत और वह था ब्राह्मण, और वह उसके रक्त में सन गया था और उसके हत्यारे थे ब्राह्मण, जिन्होंने उसके पास आने की छूत से बचने के लिए स्वयं उसके पास जाकर उसे पत्थरों से मारा होगा। ब्राह्मण वही ब्राह्मण जो शेखर है, और अछूत वही अछूत जिसे शेखर ने कंधे पर लादा था, और उसका रक्त बोर्डिंग पहुंचकर शेखर ने अपना सामान इत्यादि बांधकर तैयार किया, रिक्शा मांगकर उसमें लादा और रिक्शा वाले को पता देकर स्वयं ट्रम में बैठकर दूसरे हॉस्टल में चला गया जो अछूतों के लिए था, और जहां कार्यकर्ता भी सब अछूत थे। यहाँ पहले तो सबने उसकी ओर संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन शीघ्र ही वह दिन आ गया जब कि शेखर ने पाया कि उसके मित्र और सखा और सहायक सब अछूत हैं, उसके भाई अछूत हैं, और कि जिस समाज का उसे होना चाहिए उसमें वह अछूत है, और यह सह नहीं सकता कि वह इसके अतिरिक्त कुछ भी हो।